मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सह आचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। अंबेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते थे तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारतीय समाज में शताब्दियों से कुछ वर्गों के विरुद्ध अन्याय को प्रश्रय दिया जाता रहा है। वे मनु जैसे सामाजिक संहिताकारों की कठोर आलोचना करते थे, जिन्होंने सामाजिक असमानता और भेदभाव को सामाजिक व्यवस्था में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। अर्ण व्यवस्था का विरोध। हिंदू समाज का संगठन पारंपरिक आधार पर 4 वर्णों में विभाजित रहा है। वेदों, ब्राह्मण स्मृतियों, महाकाव्यों आदि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को क्रमशः ज्ञान का आदान प्रदान, रक्षा, व्यवसाय, सेवा के कार्यों में संलग्न स्वाभाविक वर्गों के रूप में चित्रित किया है। अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के इस नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण, गरिमाहीन माना, इसकी निंदा की। उनका मत है वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की वैज्ञानिक योजना नहीं है। अंबेडकर ने चातुर्वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की है। प्लेटो ने समाज को शासक व सैनिक, उत्पादक 3 वर्गों में विभाजित किया था तथा यह प्रतिबद्ध किया प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशिष्ट योग्यताओं से संपन्न होता है, अतः कुछ विशिष्ट कार्य करने में अधिक सक्षम होता है। अंबेडकर का मत है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था में मूलतः वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्वान थे। उनके अनुसार व्यक्तियों का उनकी क्षमताओं के अनुसार वर्गों या वर्णों के रूप में स्पष्ट विभाजन एक अवैज्ञानिक परिकल्पना है। उन्होंने आक्षेप लगाया कि वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादकों ने व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मत है कि व्यक्ति की क्षमताओं में विद्यमान विभिन्नताओं के रहते व्यक्तियों के 4 भिन्न वर्णों में स्पष्टतः विभाजित करना बिल्कुल असंगत है। अंबेडकर की मान्यता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान विभिन्नता का ही परिणाम है कि वर्ण व्यवस्था में वर्णित 4 वर्ण भारतीय समाज में बिहार में 4000 जातियों में परिवर्तित हो गए। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक तो मानते हैं, वे उसकी इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि इसके अंतर्गत शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की तुलना में निम्न स्तर प्रदान किया गया है तथा वस्तुतः शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य 3 वर्णों का अधीनस्थ व संरक्षित मान लिया गया है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि अन्य 3 वर्णों को शूद्रों के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु सामाजिक संहिताकारों ने तीनों वर्णों के सदस्यों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध शूद्रों के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की। उन्होंने आक्षेप लगाया कि अन्य वर्णों के सदस्यों के द्वारा शूद्रों के प्रति अत्याचारों और दुर्व्यवहारों को शास्त्रों ने समर्थन दिया, यहाँ तक कि शूद्र वर्ण के सदस्यों के संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने के अधिकार को भी शास्त्रों ने मान्यता नहीं दी है। अंबेडकर का मत है कि मनु द्वारा निर्मित सामाजिक संहिता में इस सामाजिक अन्याय का क्रूरतम स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने कहा सामाजिक अधिकारों के विषय में मनु की संहिता निकृष्टतम है। सामाजिक अन्याय का कोई भी अन्य उदाहरण मनु की संहिता की तुलना में फीका लगेगा। अंबेडकर का मत है कि सवर्णों ने शुद्ध वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने आदि से जानबूझकर इसलिए वंचित कर रखा है ताकि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार न कर सके। उनका वर्ण है शुद्ध वर्ण पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के कारण वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार करने में अक्षम रहे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि समाज में उन्नत और पिछड़े वर्गों से संघर्ष तो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में हुए, किंतु अन्य देशों में पिछड़े वर्ग की स्थिति भारत में शूद्रों जैसी दयनीय नहीं रही, क्योंकि पश्चिमी देशों में पिछड़े वर्गों को उनके विरुद्ध अन्याय का प्रतिकार करने के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। उनका मत है यूरोप में दलित वर्गों को सैनिक सेवाओं में भर्ती के रूप में भौतिक संबल, मताधिकार के रूप में राजनीतिक संबल, शिक्षा की प्राप्ति के रूप में नैतिक संबल उपलब्ध रहा है। यूरोप के कमजोर वर्गों को उनकी उन्नति के लिए इन संबलों का प्रयोग करने से उन्नत वर्गों ने वंचित नहीं किया, किंतु भारत में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से शूद्र वर्ण को इन तीनों अवलंबों का सहारा लेने से वंचित किया गया है। परिणाम यह है कि वर्ण व्यवस्था दलितों को स्वयं अपनी उन्नति के लिए संगठित होकर प्रश्न लेकिन सामर्थ्य, प्रेरणा, अवसरों से वंचित करती है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के विषय में अंबेडकर पुरुष सूक्त में वर्णित इस व्याख्या से बिल्कुल असहमत है कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से
वही है। पुरुष सूक्त में समाज के साव्य स्वरूप का चित्रण करते हुए कहा कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, मुंह से क्षत्रिय और वह उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अम्बेडकर का मत है कि प्रारंभ में हिंदू समाज के लिए वे तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अस्तित्व थे। शूद्र कोई पृथक वर्ण नहीं था, अपितु क्षत्रिय वर्ण का एक भाग था। अम्बेडकर के अनुसार शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था, जिस कारण ब्राह्मणों अनेक प्रकार से अत्याचार किए जाते थे। इस कारण शूद्र वर्ण के विरुद्ध ब्राह्मणों में उत्पन्न हुई घृणा और रोष के कारण उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने के कारण शूद्र सामाजिक दृष्टि से हीन समझे जाने लगे। वे वर्ण क्रम में वैश्यों से निम्न हो गए, उन्हें चौथा वर्ण माना जाने लगा। अम्बेडकर ने अपने इस मत के पक्ष में दो तर्क दिए हैं। प्रथम कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थलों पर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्गों का उल्लेख किया गया है, किंतु कहीं भी शूद्र वर्ण का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया है। द्वितीय है कि शतपथ और तैतरीय ब्राह्मणों में केवल तीन वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। चौथे वर्ण की उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। अम्बेडकर का मत है पुरुष सूक्त में संभवतः ऋग्वेद के बाद में जोड़ा गया हो। अपने इस मत के समर्थन में अम्बेडकर ने कई विद्वानों द्वारा दी गई व्याख्याओं का उल्लेख किया गया है। अम्बेडकर ने अपने इस मत को पौराणिक उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय वर्ण की एक शाखा है। अम्बेडकर ने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ और क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रसिद्ध प्रसंग को उद्धृत किया, जिसमें कि वशिष्ठ की विजय हुई। अम्बेडकर ने कहा कि यदि इस घटना को क्षत्रिय और ब्राह्मणों के संघर्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, किंतु इस तथ्य पर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता कि शूद्र वस्तुतः क्षत्रियों की एक शाखा है। अम्बेडकर ने कहा ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच होने वाले टकरावों के इतिहास से आसानी से समझा जा सकता है शूद्र द्वितीय वर्ण से गिरकर चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में कैसे आ गए। अम्बेडकर ने ब्राह्मण वर्ग विशिष्ट मनु और याज्ञवल्क्य जैसे साहित्यकारों पर आक्षेप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर समाज में शूद्रों की हीन स्थिति में डाल देने का प्रयास किया। अम्बेडकर का मत है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के प्रति अपने विरोध और घृणा के फलस्वरूप शूद्रों को अपने संस्कार करना बंद कर दिया, जिसके कारण शूद्रों को अनेक धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित मान लिया गया। शूद्र वर्ण को मूल वर्ण व्यवस्था का अंग ने मानकर उसके बाद में विकसित हो गई प्रवृत्ति के रूप में चित्रित करके अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान हिंदू समाज में शूद्र वर्ण की हीन स्थिति वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप में शूद्रों की हीनता के कारण नहीं, बल्कि अपितु ब्राह्मणों और साहित्यकारों द्वारा जानबूझकर किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। अतः इसका कोई स्वाभाविक आधार नहीं आता है। अम्बेडकर ने मनु द्वारा बनाई गई सामाजिक संहिता के विरुद्ध शूद्रों की जागरूकता को सौहार्दपूर्ण न्यायसम्मत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए अनिवार्य माना। जाति प्रथा का विरोध। अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति प्रथा की जड़ें पुरानी हैं। अम्बेडकर का मत है कि प्राचीन भारतीय समुदाय आर्यों, द्रविड़, तुर्कों, मंगोलों से मिलकर बना था। आपस में अनेक संघर्ष के पश्चात वे कालांतर में सौहार्दपूर्ण रहने लगे। अम्बेडकर के अनुसार निरंतर संपर्क और पारस्परिक मेलजोल के माध्यम से उन्होंने एक साझा संस्कृति विकसित कर ली थी। उनकी पूर्व पृथक संस्कृतियों के लक्षण प्रचलन में नहीं रहे। अम्बेडकर का मत है जाति व्यवस्था का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों द्वारा खान पान, रहन सहन की आदतों पद्धतियों से भिन्नता के आधार पर हुआ है। कालांतर में समान आचार विचार वाले लोगों में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति ने सजातीय विवाहों को जन्म दिया और जाति व्यवस्था दृढ़ होती थी। अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक विकास की इस विशिष्ट प्रकृति को ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के मध्य उत्पन्न होने वाली सामूहिक परिचेतना की अपेक्षा एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित हुई कि सामुदायिक जीवन में भिन्न भिन्न अभिरुचियाँ रखने वाले लोगों के लिए द्वार बंद रखे जाए। अम्बेडकर के साथ धीरे धीरे विशिष्ट रीति रिवाजों को कठोर आचार संहिताओं का रूप दे दिया गया और उनका पालन न करने वाले लोगों को नई दृष्टि से देखा जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न जातियों में से जातियों की मुख्य धारा से पृथक होने वाली अनेक उप जातियाँ विकसित होने लगी। कालांतर में पृथक और स्वतंत्र जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त होने के विषय में अम्बेडकर का मत है कि प्रारंभ में ब्राह्मणों को उच्च स्थान खान पान, रहन सहन में पवित्रता के प्रति उनके आग्रह के कारण मिला था, किंतु बाद में ब्राह्मणों ने अपनी चतुराई, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए पूजा अर्चना आदि कार्यों के आधार पर जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुदृढ़ कर लिया। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था में ऊंच नीच के भेदभाव के लिए भारतीय समुदाय में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उत्तरदायी माना है।
अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मणों की भारतीय समाज में जाति प्रथा को मजबूत बनाए रखने अनेक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, विधवा विवाहों का निषेध, बाल विवाह आदि के प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। अम्बेडकर का मत है कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। आज भी यह सामाजिक व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्ति बनी हुई है। हिंदू समाज में उत्पन्न हो गई अनेक विकृतियों और अन्यायों के प्रचलन के लिए अम्बेडकर जाति प्रथा को उत्तरदायी मानते हैं। अम्बेडकर ने कहा, जाति प्रथा के साथ साथ जो विशेषताएं लक्षण जुड़े हैं वे सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करते हैं, उनका कोई सकारात्मक महत्व नहीं है। अम्बेडकर ने सामूहिक जीवन में जाति प्रथा के कुप्रभावों का संकेत देते हुए जाति प्रथा के अग्रांकित लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया। नंबर 1 पद सोपानी स्वरूप, नंबर 2 कार्यकुशलता का अभाव, नंबर 3 स्थैतिकता, नंबर 4 संकीर्णता, नंबर 5 रूढ़िवादिता, नंबर 6 वैवाहिक संबंधों में संकीर्णता, नंबर 7 सामाजिक विदेश का प्रसार और जाति व्यवस्था के घातक